जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारी सी सीरीज में फाउंडेशन सीरीज जीके जीएस की। इस सीरीज में मैं आप सभी को कराने वाला हूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके की शानदार क्लासेस। आपने पहले भी पढ़ा होगा इतिहास, पहले भी पढ़ा होगा जियोग्राफी, लेकिन जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एकदम आसान तरीके से आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात, मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा वो एकदम आसान तरीके से आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। आप आज देखिएगा और इस क्लास के अंत में आप कमेंट कर में हमें बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। ठीक है दोस्त, प्रॉपर वे से फाउंडेशन सीरीज के जरिए मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा एकदम आसान, एकदम सरल तरीके से। ठीक है दोस्त, तो आज शुरुआत कर रहा हूँ दोस्त यूरोपियन कंपनीज का भारत आगमन, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूँ। तो फटाफट जो लोग मेरे भाई नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन सी क्लास का। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत मानी जाती है जब यूरोपियन कंपनीज भारत आई थी व्यापार करने के लिए, वहां से फिर इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो शुरू कर रहा हूँ आज का अपने बेहतरीन से टॉपिक। सभी दोस्त अपना सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो बात करते हैं यूरोपियन कंपनीज का भारत में आगमन। बात है 15वीं शताब्दी की, जब यूरोप की कंपनी भारत में आती है मसालों के व्यापार करने के लिए, तो वो क्यों आई थी। अगली 1 मिनट तक मेरी बात दोस्त याद सुनिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो यूरोप की कंपनी थी ये भारत क्यों आई थी व्यापार करने के लिए। देखिए, भारत और यूरोप के मध्य प्राचीन काल से व्यापार होता था, क्योंकि उनको यहाँ के मसालों की एक तरीके से आदत हो गई थी खाने के लिए भी, और मांस जो था उसको सड़ने से बचाने के लिए भी वो लोग मांस का इस्तेमाल मसालों का करते रहते थे। बात है दोस्तों 1453 ईस्वी की, बात है ये 1453 ईस्वी की। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार हुआ करता था, बट 1453 ईस्वी में एक शहर पड़ता है कुस्तुस्तुनिया, एक शहर पड़ता है कुस्तुस्तुनिया, कुस्तुस्तुनिया, कुस्तुस्तुनिया। और ये जो था ये यूरोप और भारत के मध्य व्यापार का प्रमुख जगह होती थी, यानी उनको व्यापार करने के लिए इस शहर को पार करना जरूरी होता था। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने इस पर अधिकार कर लिया। तुर्क जो थे उन्होंने इस पर अधिकार कर लेता है और वो यूरोप और भारत के मध्य जो व्यापार होता था उसको बंद कर देते हैं, यानी कि अब वो इधर से आ नहीं सकते थे, उन्होंने उसकी परमिशन नहीं दी थी। इसलिए फिर जो यूरोप के देश थे उनको एक तरीके से आदत हो गई थी भारत के मसालों की। अब वो नए रास्तों की खोज करने के लिए निकलते हैं, समुद्री मार्गों की, कि हम भारत को दूसरे रास्ते से कैसे पहुंचते हैं। तब यहाँ से शुरुआत होती है, वो रास्ता ढूंढने के लिए भारत के लिए खोज निकलते हैं। इनमें सबसे पहले जो दोस्त निकलता है वो निकलता है एक स्पेन का निवासी कोलंबस। स्पेन का एक निवासी होता है कोलंबस निकलता है। स्पेन का निवासी होता है दोस्त कोलंबस। स्पेन का निवासी होता है कोलंबस। ये भारत की खोज करने के लिए 1492 ईस्वी में निकलता है। कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत करने के लिए खोज के लिए निकलता है, लेकिन ये गलती से अमेरिका की खोज कर देता है, जो उत्तरी महाद्वीप है ये उसकी खोज कर देता है, जिसे बाद में नई दुनिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर एक पुर्तगाल का निवासी निकलता है वास्को डी गामा। फिर इसके बाद एक पुर्तगाल का निकलता है निवासी, पुर्तगाल का निकलता है वो होता है वास्को डी गामा। ये होता है दोस्तों वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। और ये 1498 ईस्वी में, ये 1498 ईस्वी में भारत अंततः पहुंच जाता है। 96 में निकला था, 2 साल की कठिन तपस्या के बाद ये पहुंच जाता है भारत। केरल में कालीकट तट था, वहां पर ये पहुंच जाता है। और यहाँ पे वहाँ के जो हिंदू राजा होते हैं जमोरी ने इसका भव्य स्वागत किया था। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर यहाँ से आता है, ये मसालों को लेता है और फिर यूरोप में जाता है, वहाँ पे बेचता है, इसको 60% फायदा होता है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये प्रोसेस चलता है। अब बात आती है जो कंपनीज थी वो कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आई थी व्यापार करने के लिए। इसने दोस्तों समुद्री मार्ग की रास्तों की खोज की थी, इसने भारत की खोज नहीं की थी। भारत तो पहले से ही था, बट जो पहला पुर्तगाल का व्यक्ति था जिसने भारत की खोज की समुद्री मार्ग के जरिए। यहाँ तक ये प्रोसेस चलता रहता है। अब इसके बाद जब इनको ये यहाँ से ले जाता है मसालों को, वहाँ पर बेच तो काफ़ी ज़्यादा इसको प्रॉफिट होता है, 16 गुना प्रॉफिट होता है। तो जब एक पड़ोसी कुछ अच्छा काम करता है तो उसके पड़ोसी भी देख कर ये लालसा उत्पन्न होती है कि हम भी वहाँ जाएं, हम भी व्यापार करें, हम भी प्रॉफिट करें, हम भी मसाले बेचें। तो यहाँ से जब ये जाता है पुर्तगाल लौट के, फिर वहाँ के आसपास के जो इसके देश होते हैं उनको भी लगता है कि हमें भी भारत चलना चाहिए और वहाँ से व्यापार करना चाहिए। ये गया है, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी देख कर ये जेलसी होती है और तब यूरोप के विभिन्न देश अब आते हैं व्यापार करने के लिए यहाँ पे। सबसे पहले जो 5 कंपनीज आई थी उनके बारे में मैं आपको एक बेहतर तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आते हैं पुर्तगाल, मानी पुर्तगाली।
सबसे पहले आते हैं भारत में व्यापार के लिए पुर्तगाली। दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं दोस्तों डच, दूसरे पे होते हैं डच। और जो तीसरे पर आते हैं वो होते हैं अंग्रेज, वो होते हैं अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद आते हैं डेनिश, डेनिश जो डेनमार्क के लोगों को कहा जाता था। और फिफ्थ नंबर पे दोस्तों जो आते हैं वो होते हैं फ्रांसीसी, फ्रांस के होते हैं, ये होते हैं फ्रांसीसी। यानी पुर्तगाल का एक व्यक्ति था वास्को डी गामा, उसने समुद्री मार्ग से भारत की खोज कर दी, यहाँ से मसाला ले गया, काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तब इसके विभिन्न पड़ोसी थे, जैसे ब्रिटेन थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाल थे, डेनमार्क थे, ये सभी को भी लालसा उत्पन्न होती है कि हम भी भारत से व्यापार करेंगे, क्योंकि मार्ग तो वास्को डी गामा ने खोज दिया था। मैं आपको मार्ग दिखा दूं तो ये यहाँ पे दोस्तों पुर्तगाल पड़ता है ये, और इधर से ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम से होते हुए यहाँ पे कुमार अंतर्शिप द्वीप होता था, जिसे कैप ऑफ फूड कहा जाता था। फिर यहाँ से होता हुए ये भारत के केरल के पश्चिमी तट पे ये वास्को डी गामा पहुंचा था। अब विभिन्न देश जब, और ये लोग दोस्तों जो समुद्र में, इसको पता कैसे चलता था कि हमको इसी लोकेशन में जाना था, तो इस टाइम तक वो दिशा सूचक यंत्र कुतुबनुमा की भी खोज की जा चुकी थी। ठीक है, तो ये कंपनीज इस क्रम में आई थी भारत में व्यापार करने के लिए। जो पुर्तगीज थे ये दोस्तों आए थे 1498 ईस्वी में। जो डच थे ये आए थे 1595 ईस्वी में। जो अंग्रेज थे ये 1600 ईस्वी में आए थे। डेनिश थे ये 1616 में आए थे। जो फ्रांसीसी थे ये 1664 में आए थे। इनकी ये स्थापना वर्ष थी। ठीक है, तो ये 5 कंपनियां आई थी, यूरोपियंस थी जो व्यापार करने के लिए आई थी। उसके बाद अब हम इनके बारे में, एक एक कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से दोस्त पढ़ेंगे, और जो भी प्रश्न बनेंगे उनको एकदम बेहतर तरीके से टैकल करेंगे। आप लोग बताओ दोस्त, यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ जो ना समझ में आ रही है, आप लोग कमेंट में दोस्त जरूर बताओ। ठीक है भाई, एकदम मेरे भाई आपको आसान तरीके से बताऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी ना किसी तरीके का कोई कठिन वर्ड आएगा, एकदम बोलचाल की भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। आप लोग याद कर लो, पुर्तगाली 1498 में आए थे, डच 1595 में आए थे, अंग्रेज 1600 में आए थे, डेनिश 1616 में आए थे, फ्रांसीसी 1664 में आए थे। ठीक है दोस्त, बिल्कुल। अब शुरुआत करता हूँ मैं पुर्तगालियों के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं वास्को डी गामा, 1498 में आता है, यहाँ से जो भी मसाले ले जाता है 60 गुना उसको प्रॉफिट होता है। अब पढ़ते हैं अच्छी तरीके से पुर्तगालियों के बारे में। ठीक है दोस्त, पुर्तगाली जो सबसे पहले ये आए थे, और सबसे पहले ये सबसे बाद में जाते हैं 1961 ईस्वी में। इन सभी कंपनी सभी चली बाहर जाती हैं, लेकिन जो सबसे अंत में जाती है वो पुर्तगाली 1961 में जाती है। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ठीक है, अब जब पुर्तगाली यहाँ पे आ गए, अच्छी तरीके से सेटल्ड हो गए, सबसे पहले आए, तो इनका जो क्षेत्र था वो भी सबसे ज़्यादा होता था। अब क्या हुआ, अब ये यहाँ पे शासन करने के लिए, अपने व्यापार धंधे को बढ़ाने के लिए अपनी जो है वो फैक्ट्री स्थापित करते हैं, अपने कारखाना एक जगह पर सिचुएटेड करते हैं। तो जो पुर्तगाली थे, इन्होंने जो अपनी पहली कोठी, अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, इन्होंने जो अपना पहला कारखाना स्थापित किया था वो दोस्तों 1503 ईस्वी में। इन्होंने अपना पहला कारखाना जो लगाया था वो 1503 ईस्वी में कहाँ पे लगाया था, तो ये कोचीन में लगाया था। कोचीन में ये अपना पहला कारखाना लगाया था। क्योंकि आपको पता होगा ये कहाँ पे आए थे, तो ये कालीकट बंदर कहाँ पर आए थे, कहाँ पे, कालीकट बंदर, वहाँ पे वहीं निकट था कोचीन, वहीं पर इन्होंने अपना एक कोठी, अपना एक कारखाना बसाया, वहीं पर ये रहते थे, वहीं से जो चीज़ थी उनको ये यूटिलाइज करते थे, वहीं पर ये अपना सर्वाइवल करते थे। तो कोचीन में इन्होंने अपनी कोठी स्थापित कर दी। अब क्या हुआ, कोठी स्थापित हो गई, आए, बसे, रुके। अब इनको क्या करना था, इतना बड़ा अब इनको क्षेत्र था, इनका केरल वगैरह जो भी था इनके अंडर आता था। अब ये यहाँ का प्रशासन चलाने के लिए गवर्नरों की नियुक्ति करने लगे। अपना शासन चलाने के लिए इन्होंने अब गवर्नर की नियुक्ति करनी चालू की। तो जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अपॉइंट करता है शासन चलाने के लिए, जो पहला गवर्नर ये लोग अपॉइंट करते हैं दोस्त, वो होता है फ्रांसिस द अल्मेडा। वो होता है फ्रांसिस द अल्मेडा। फ्रांसिस द अल्मेडा इनका पहला गवर्नर होता है, पुर्तगालियों का ये पहला गवर्नर होता है। और ये कब से कब तक रहता है, तो ये 1505 से लेकर ये 1509 तक रहता है। ये 1505 से लेकर 1509 तक ये रहता है। इससे सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ये वो पूछा जाता है, इसने वाटर ब्लू पॉलिसी शुरू की थी। इसने वाटर ब्लू पॉलिसी, बताता हूँ ये क्या होता है, आपको याद रखना है। इसने वाटर ब्लू पॉलिसी शुरू की थी, नीले पानी की नीति शुरू की थी। इससे क्या होता था,
अब ये सबसे पहले आ गए थे। जो पुर्तगाली थे दोस्त, ये अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे, यानी कि हम समुद्र के राजा हैं, इससे इस पर हमें अपना पूरा अधिकार है। तो इसने भारत की सीमाओं पर एक तरीके से बॉर्डर लगा दिया, एक पॉलिसी बना दी कि यदि कोई भी यूरोपियन कंपनीज भारत आना चाहते हैं व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों के साथ, तो उससे ये टैक्स लेता था। ये एक तरीके से पूरी सीमा रेखा खींच दी थी। जिसको भी व्यापार करने के लिए आता था वो इनको पहले टैक्स देता था, उसके बाद वो वहाँ पे व्यापार कर सकता था। तो फ्रांसिसो द अल्मेडा की वाटर ब्लू पॉलिसी बहुत ज़्यादा जानी मानी जाती है, ये इससे पूछा जाता है। उसके बाद जो दूसरा ये गवर्नर अपॉइंट करते हैं पुर्तगाली जो होते हैं, ये अपना जो दूसरा गवर्नर अपॉइंट करते हैं उसका नाम होता है दोस्तों, उसका नाम होता है फ्रांसिसो द अल्बुकर्क। उसका जो नाम होता है वो होता है अल्बुकर्क। इनका जो दूसरा गवर्नर बन के आता है दोस्तों वो होता है अल्बुकर्क। जो दूसरा गवर्नर होता है वो होता है अल्बुकर्क। और ये 1509 से ये 1515 तक रहता है। 1509 से 1515 तक रहता है, यानी ये 2 साल तक रहता है। 1505 से 9 तक उसने रहा, 9 से 15 तक ये रहता है। इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जो अल्बुकर्क होता है दोस्तों, इसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इससे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। इसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसमें दोस्तों 1510 ईस्वी में एक बीजापुर के शासक होते हैं आदिल शाह से, इसने उनसे गोवा छीन लिया था, मतलब गोवा पे अधिकार कर लिया था उनसे। बीजापुर के शासक होते हैं आदिल शाह। बीजापुर के शासक होते हैं आदिल शाह। आदिल शाह से इसने गोवा को छीन लिया था। गोवा से यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को छीन लिया था। ठीक है दोस्त, ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। और कब छीन लिया था? तो ये 1510 ईस्वी में इसने गोवा छीन लिया था आदिल शाह से। और इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी, इसने अपनी राजधानी भी क्या बनाई थी? तो कोचीन को। याद रखिएगा, इसने अपनी राजधानी जहाँ पे इसने अपनी कोठी स्थापित की थी पहली, वो कोचीन को ही बनाई थी। अब इसने भारत में विवाह की नीति भी यही लेकर आता है। जो विवाह की नीति थी यही लेके आया था। विवाह की नीति यही लाता है। भारत में विवाह की नीति यही लाता है। इसे कहता है कि आप लोग भारत की जो महिलाएं हैं उनसे शादी करो और तब वो यहाँ पे हमको स्थापित कर देगी। यानी जब शादी करोगे आप लोग तो वो हम लोगों को यहाँ से जाने नहीं देंगी, और एक तरीके से यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का देश सब कुछ अब हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ के निवासी हो जाएंगे और सारा जो क्षेत्र है वो हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा। साम्राज्यवाद की नीति बढ़ती चला जाएगी। तो जो विवाह की नीति थी वो अल्बुकर्क ने ही लाई थी। ठीक है दोस्त, पुर्तगालियों ने ही लाई थी। और पुर्तगाली जो थे इन्हीं ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। जो पपीता, अनानास, अमरूद, आलू, तंबाकू, ये जो सभी फसल, ये सभी चीज़ें थी, इन सभी की शुरुआत पुर्तगालियों के आने से ही हुई। तो ये चीज़ों का भारत में प्रॉफिट भी हुआ कि इन सब चीज़ों से हम लोग परिचित हुए, वो लोग यहाँ पे लाए, तब उसका धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो फिर वैल्यू होने लगी, उस चीज़ को यहाँ पर भी उत्पादन किया जाने लगा। तो ये चीज़ें पुर्तगालियों के बारे में थी। ठीक है दोस्त, एक इनका और गवर्नर होता है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 ही गवर्नर के बारे में बस आपको पढ़ना है, तीसरे के बारे में भी आप लोग पढ़ लो। जो तीसरा ये लोग गवर्नर अपॉइंट करते हैं, उसका नाम होता है दोस्तों नीनो डी कुन्हू। तो तीसरा होता है, उसका नाम होता है नीनो डी कुन्हू। ये तीसरा गवर्नर होता है पुर्तगालियों का, और एक इम्पॉर्टेंट होता है। इससे ये प्रश्न पूछा जाता है, इससे बस इतना ही पूछा जाता है कि इसने राजधानी गोवा स्थानांतरित की थी। इसने गोवा को राजधानी बनाया था। और जब तक फिर पुर्तगाली रहते हैं भारत में 1961 तक, तब तक गोवा ही इनकी राजधानी रहती है। इसने कोचीन को बनाया था अल्बुकर्क ने, और इसने गोवा को बनाया जाता है। और इसके बाद जब तक पुर्तगाली भारत में रहते हैं तब तक गोवा ही उनकी राजधानी रहती है। ठीक है, तो पुर्तगालियों के बारे में बस इतना ही आपको पढ़ना था। इतना ही आपके पेपर में पूछा जाता है पुर्तगालियों से। जितने भी फैक्ट मैंने बताए, जैसे वाटर ब्लू पॉलिसी हो गई, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक बीजापुर के आदिल शाह से इसने गोवा छीन लिया, इसने विवाह की नीति लाई, इसने गोवा की राजधानी बनाया है। तो पुर्तगालियों से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, अब आपको कोई समस्या हो आप लोग कमेंट करके मेरे भाई ज़रूर बताना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी कंपनी कौन सी थी, वो डच थी। अब हम पढ़ने वाले हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में।
ये पढ़ते हैं दोस्तों। जो दूसरी कंपनी होती है वो होती है डच, दूसरी होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है दोस्तों, जो दूसरी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है वो होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डच कौन होते थे? तो दोस्तों डच थे, ये हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को कहा जाता था। जो डच थे ये हॉलैंड के लोग थे, ये हॉलैंड के लोग हुआ करते थे। ये हॉलैंड या नीदरलैंड कोई भी थे, नीदरलैंड। जो डच थे ये हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को कहा जाता था, और ये 1595 ईस्वी में आ गए थे। ठीक है दोस्त, लेकिन जो इनकी स्थापना होती है, जो कंपनी की स्थापना होती है, वो इस कंपनी की जो स्थापना होती है, जो कंपनी की स्थापना दोस्तों होती है वो 1602 में होती है, वो 1602 ईस्वी में होती है। इनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी कंपनी थी जो आई पहले थी लेकिन स्थापित बाद में हुई थी? तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये आ गए थे 1595 में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन इनकी जो स्थापना होती है वो 1602 में होती है। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, उसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हो जाती है। तो इनसे आपको ये चीज़ याद रखना है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो आई तो भारत में पहले पे, लेकिन जो स्थापित हुई थी वो बाद में स्थापित हुई थी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों जेंटलमैन 7 के नाम से जाना जाता है। इसको जेंटलमैन 7 के नाम से जाना जाता है, जेंटलमैन 17, जेंटलमैन 17 के नाम से जाना जाता है, जेंटलमैन 17 के नाम से इसको जाना जाता है। यानी ये 17 लक्ष्यों के साथ भारत में आई थी व्यापार करने के लिए, इसीलिए इसको जेंटलमैन 17 के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं तीसरी कंपनी जो आती है व्यापार करने के लिए, वो होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरी कंपनी के बारे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है, जो आगे चल के भारत में साम्राज्यवादी की नीति अपनाती है, जो भारत पर आधिपत्य कर लेती है, जो भारत को गुलाम बना लेती है, ये वही अंग्रेज होती हैं, ये वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। यहाँ तक मेरे भाई, किसी भी भाई को किसी तरह की समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो भाई कमेंट करें। मैं बिल्कुल भाई आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम आसान, एकदम बेसिक तरीके से। आपके अंदर कोई भी 1% डाउट ना रह जाए कि ये कैसे हुआ, ये कौन थे, ये कब आए, क्यों आए, कैसे आए। ठीक है, मैं कोई भी डाउट रहने नहीं दूंगा। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है दोस्त, जो तीसरी कंपनी होती है, वो होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और सबसे ज़्यादा यही प्रभावित करती है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों होती है, सबसे ज़्यादा भारत में यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती है, वो यही होती है। और जो सबसे ज़्यादा भारत में प्रॉब्लम क्रिएट्स करती है, भारत को गुलाम तक कहते हैं कि भारत को गुलाम बना ली थी, वो यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये वही अंग्रेज थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसकी स्थापना दोस्तों लंदन में 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ द्वारा कर दिया जाता है। जो ब्रिटेन की महारानी होती हैं, महारानी एलिजाबेथ होती हैं, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दोस्तों 1600 ईस्वी में 15 वर्षों की छूट के साथ, 15 वर्षों के लिए इस कंपनी को छूट दे देती है कि आप जाओ भारत में अच्छे से अपना व्यापार करो और प्रॉफिट कमाओ। 15 वर्षों के लिए इजाज़त दे देती है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इजाज़त दे देती है कि 15 वर्षों के लिए आप जाओ भारत में बेहतरीन तरीके से इजाज़त जो है वो यहाँ पे अपना व्यापार करो। अब ये आ जाते हैं, जो अंग्रेज थे ये भारत में व्यापार करने के लिए भारत आ जाते हैं, इनकी इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, और डच से ये पहले अपने को स्थापित कर देते हैं। और जब ये आते हैं तो ये भारत में अपनी पहली जो कोठी स्थापित करते हैं, जो पहली अपनी कोठी स्थापित करते हैं वो सूरत में करते हैं। तो पहली कोठी अपनी स्थापित करते हैं ये 1608 ईस्वी में सूरत में करते हैं। बट ये जो होती है वो अस्थाई होती है, ये अस्थाई होती है, क्योंकि 1608 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेजों का एक राजदूत होता है, वो कैप्टन हॉकिंस जाता है जहांगीर के दरबार में कि हमें एक कोठी बनाने की इजाज़त दे दो जिससे हम व्यापार कर सकें। 1608 ईस्वी में जाता है जहांगीर के पास। ठीक है, आपको याद रखना है कैप्टन हॉकिंस का नाम याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में जाता है, और किस लिए जाता है? तो ये इसी
जो सूरत में अस्थायी एक कोठी स्थापित की थी 1608 में, उसकी ये परमिशन लेने जाता है कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में। ये 1608 ईस्वी में जाता है जहांगीर के दरबार में। कहा जाता है ये 9 में गया था। कहा जाता है ये 1608 ईस्वी में अपने हेक्टर जो जहाज का ये वो मालिक होता था, जो हेक्टर जहाज का ये मालिक होता था, उससे उतरा था 1608 ईस्वी में आगरा में। और 9 में ये इसने कैप्टन हॉकिंस जो था इसने जहांगीर से भेंट की थी 1609 में। कुछ बुक्स में ये भी लिखा था। तो 8-9 जो भी आपके ऑप्शन में होगा आप लोग उसको टिक करना है, ठीक है। तो ये जाता है परमिशन मांगता है 1608 में, सूरत में अस्थायी कोठी स्थापित कर लेते हैं। अस्थायी क्यों? क्योंकि बाद में जहांगीर इसको हटा देता है, इन लोगों को यहाँ से भगा देता है। क्योंकि जो डच थे दोस्तों, उन्हें इनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा भर दिया था, काफ़ी ज़्यादा उनकी बुराई करती थी कि ये अंग्रेज हैं, ये वहाँ से इतना ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ये यहाँ फूट डाल राज की नीति, मतलब उनको बहुत ज़्यादा जहांगीर को डच वालों ने इनको बहका दिया। तो जहांगीर गुस्से में आके इनको हटा देता है। इसलिए इनकी जो पहली कोठी थी सूरत में वो अस्थायी थी। इन्होंने 1611 ईस्वी में एक मसूलीपट्टम में, अंग्रेजों ने अपनी जो दूसरी कोठी स्थापित कर दी 1611 में मसूलीपट्टम में स्थापित की थी। मसूलीपट्टम में फिर ये अपनी दूसरी कोठी स्थापित करते हैं। मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है दोस्त, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और 1613 ईस्वी में, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 1613 में इसने सूरत में इन्होंने अपनी एक स्थायी कोठी स्थापित कर ली। ये जो होती है स्थायी होती है, यानी अब ये परमानेंट होती है, ये परमानेंट होती है। सूरत में 1613 ईस्वी में सूरत में इन्होंने अपनी एक स्थायी कोठी स्थापित कर लेते हैं अंग्रेज। 11 में मसूलीपट्टम में, 13 में सूरत में स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। तो अब 2 साल बाद इसके फिर से अंग्रेज थे, उन्होंने अपना एक और राजदूत भेजा जहांगीर के दरबार में। वो था दोस्तों सर थॉमस रो, ठीक है। इन्होंने अपना दूसरा राजदूत भेजा जहांगीर के दरबार में। और वो कौन होता है? जो दूसरा राजदूत होता है वो कौन होता है? तो वो सर थॉमस रो होता है। सर थॉमस रो ये 1615 ईस्वी में, ये 1615 ईस्वी में जाता है जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के ये दरबार की शान और शौकत देखकर ये हक्का बक्का रह जाता है। इसने जो अंग्रेज से लाई थे बग्घी और दस्ताने दिए, तो जहांगीर इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और इन्हें भारत में व्यापार करने के लिए सूरत के और भी क्षेत्रों में छूट दे देता है। कुछ परसेंट के जो है वो कि हमें तुम जो है वो अपना पैसा दोगे कुछ परसेंट, और यहाँ पे तुम व्यापार कर सकते हो। जहांगीर ने इसको इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और इसको एक तरह से व्यापार करने की परमिशन दे देता है। अब आपको समझना है दोस्तों, ये आ गए 1600 ईस्वी की स्थापना हो गई थी, आए व्यापार करने के लिए, जहांगीर से परमिशन वगैरह मांगी, सब कुछ अपना कोठी वगैरह भी स्थापित कर लिए। अब आपको एक खेल यहाँ से समझना होगा, जब 2 प्रतिद्वंदी आ जाते हैं, एक देश के, एक क्षेत्र के, एक गांव के, तो उनमें संघर्ष स्थापित होने लगता है। अंग्रेज आ गए थे यहाँ पे, उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। ये चीज़ पुर्तगालियों को पसंद नहीं आई और 1612 ईस्वी में दोनों लड़ गए कि जो सबसे शक्तिशाली होगा अब वो यहाँ पर रहेगा, वो व्यापार करेगा। तो दोनों में भिड़ंत हो जाती है और वो भिड़ंत नाम से जानी जाती है स्वाली की लड़ाई। याद रखना है आपको, यहाँ पे फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ठीक है। स्वाली की लड़ाई, स्वाली का युद्ध या स्वाली की लड़ाई दोस्तों होती है 1612 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एकदम अच्छी तरीके से याद रखना। ये जो लड़ाई थी ये 2 लोगों के बीच में हो गई थी। जो पुर्तगाली जो पहले आ चुके थे और वर्सेस किसके बीच में होती है? तो ये अंग्रेजों के बीच में होती है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, दोनों के बीच लड़ाई होती थी। और जो दोस्तों स्वाली था ये कहाँ पे पड़ता है? तो स्वाली सूरत के पास में एक गांव था। ये सूरत के पास में एक गांव होता था, वहीं पर ये लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में जो जीते थे दोस्तों वो अंग्रेज जीत जाते हैं। इसमें ये अंग्रेज जीत जाते हैं क्योंकि अंग्रेजों के पास काफ़ी ज़्यादा मजबूत सेना होती थी। इनके अपेक्षा इनके पास काफ़ी ज़्यादा मजबूत औजार, मजबूत सेना, एक प्रशिक्षण, वेल ट्रेंड सैनिक होते थे। तो इसमें ये लड़ाई जीत जाते हैं। अब ई व्यापार पे इनका आधिपत्य ज़्यादा हो गया, सूरत के इलाकों में इनका थोड़ा सा दबदबा यहाँ पे कम हो जाता है। तो ये लड़ाई पूछी जाती रहती है कि स्वाली की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये इन दोनों के बीच हुई गई थी, क्योंकि जब अंग्रेज आए वो यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करने लगे थे, तो ये चीज़ पुर्तगालियों को रास नहीं आई और इनके बीच में भिड़ंत हो गई, यहाँ पे पुर्तगाली हार जाते हैं, ठीक है। अब अंग्रेज आ गए, इन्होंने ये लड़ाई भी जीत ली। अब ये अपना धीरे धीरे क्षेत्र बढ़ाते हैं, अपनी धीरे धीरे शक्ति को बिल्ड करते हैं। आगे चलकर धीरे धीरे 1661 ईस्वी में एक टाइम आता है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली भी अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? जो इंग्लैंड के सम्राट होते हैं चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड के दोस्तों सम्राट होते हैं चार्ल्स
चार्ल्स द्वितीय ये विवाह कर लेते हैं फ्रांस की जो राजकुमारी होती हैं क्वीन, फ्रांस की राजकुमारी होती है एक क्वीन जो महारानी फ्रांस की होती है, उनसे ये कर लेते हैं विवाह। फ्रांस की महारानी से ये कर लेते हैं दोस्तों विवाह। फ्रांस की जो महारानी थी चार्ल्स द्वितीय वो कर लेते हैं इनसे विवाह। तो इनको दहेज में पुर्तगाली बम्बई दे देते हैं। जो बम्बई था वो बम्बई जो था ये दहेज में इनको मिल जाता है। जो बम्बई शहर था वो ब्रिटिश को चार्ल्स द्वितीय को मिल जाता है दहेज में। और चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं कुछ रुपयों पर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर ये सम्राट फिर से लंदन चले जाते हैं। तो अब इनके थोड़े से रिलेशन और अच्छे हो गए। ब्रिटिश भी जानते थे कि हमें अगर यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करनी है, अपने को आगे बढ़ाना है, यहाँ की शक्ति को मजबूत करनी है, तो हमें पुर्तगालियों से हाथ मिलाकर चलना होगा, झगड़े से कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये इनसे विवाह करके बम्बई कर लेते हैं अपना, ये दोनों अपनी मित्रता फिर से धीरे धीरे कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1661 में यहाँ तक पहुँची थी। आगे चलकर ये धीरे धीरे भारत के राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करने लगी। आगे जब इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिर यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो ये 1600 के बाद ये अवध के नवाबों से इनका संघर्ष होता है। बंगाल में सिराजुद्दौला के साथ प्लासी की लड़ाई होती है। तो ये कहानी आपको मैं बंगाल के क्षेत्र में पढ़ाऊंगा। अभी मैं स्पेशली जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो कंपनीज के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि वो कंपनी यहाँ क्यों आई थी, कब आई थी, कैसे आई थी। अभी मैं इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। तो ये यहाँ तक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अगली कंपनी दोस्तों जो व्यापार करने के लिए आती है वो होती है डेनिश। तीसरी कंपनी भी आपने पढ़ ली, आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब आपको पढ़ना है जो चौथी कंपनी दोस्तों होती है वो होती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो होती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा दिन तक यहाँ पे टिक नहीं पाती है। आती है दोस्तों 1616 ईस्वी में, 1616 में दोस्तों ये आती है। ठीक है, और 1620 में ये अपना वो हेडक्वार्टर का अपना एक कारखाना खोलती है। 1620 में कारखाना खोलती है ये तमिलनाडु के तंजौर जिलों में एक त्र्यंबकोर है। तंजौर के एक त्र्यंबकोर तमिलनाडु के त्र्यंबकोर में अपनी ये एक कोठी स्थापित कर लेती हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये 1745 में अपना सब कुछ बेच के 1745 ईस्वी में आपको याद रखना है, सब कुछ अपना जो है वो बेच के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी ताकत भारत में अच्छी तरीके से स्थापित कर चुकी थी। ठीक है, तो ये अपना जो सब कुछ जितनी जो भी कुछ था इनका सब कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच के ये फिर से अपने देश लौट जाते हैं। अब जो अंतिम और पांचवी कंपनी होती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में चीज़ों को पढ़ते हैं। जो पांचवी कंपनी होती है वो होती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बारे में चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। ये दोस्तों 1664 में आ जाती है। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये 1664 में भारत में आती व्यापार करने के लिए। और जो फ्रांसीसी थी ये फ्रांस के थी। जैसे डेनिश जो था दोस्तों ये आपको याद रखना है, डेनमार्क के लोगों को कहा जाता था, ये याद रखिएगा। ठीक है, डेनमार्क देश था जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है, तो इसी तरह फ्रांसीसी जो थे ये फ्रांस के आए थे। 1664 में जब इसकी दोस्तों स्थापना होती है तो इसकी स्थापना जो करता है वो वहाँ का जो सम्राट होता है लुई 14वां वहाँ का जो सम्राट होता है वो इस कंपनी की स्थापना करता है अपना जो वजीर होता है, जो अपना प्रधानमंत्री होता है कोलबर्ट के प्रयासों से। वहाँ का जो पीएम होता है कोलबर्ट, कोलबर्ट के प्रयासों से ये स्थापित होती है कि हम भी जाएंगे भारत में और अपना जो है वहाँ पे अच्छी तरीके से व्यापार करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। इस उद्देश्य से ये भी आ जाते हैं भारत में व्यापार करने के लिए। अब जब ये आ जाते हैं तो इन दो देशों में, पुर्तगाल में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी ख्याति यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा चुकी थी, उससे इनमें बहुत संघर्ष होता है। फ्रांसीसियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत संघर्ष होता है। संघर्ष इतना ज़्यादा हो जाता है मेरे दोस्त कि आपको पता होना चाहिए इनके बीच 3 युद्ध यहाँ पे लड़े गए थे। कर्नाटक क्षेत्र में इनके बीच कर्नाटका के 3 वॉर लड़े गए थे। ठीक है, तो जो पहला युद्ध लड़ा गया था कर्नाटक का युद्ध, इनमें बहुत संघर्ष हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध इनके बीच हुआ था वो दोस्तों 1746 से 1748 के बीच में हुआ था।
1746 से 1748 के बीच इनके बीच लड़ाई लड़ी गई थी। और ये युद्ध स्पेशली इन्होंने अपने दोनों देशों से, ना फ्रांस, किसी ने फ्रांस से पूछा, ना ब्रिटेन ने लंदन में पूछा, और आपस में दोनों भिड़ गए। ठीक है, ये दोनों आपस में भिड़ गए। बाद में फिर ये संधि वगैरह कर लेते हैं। एक और लड़ाई फिर से लड़ी जाती है इनके बीच, कर्नाटक का दूसरा युद्ध। ये दोस्तों लड़ा जाता है ये 1749 से 1754 तक लड़ता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑस्ट्रिया के साम्राज्य जो था, ऑस्ट्रिया का यूरोप में, उसके खिलाफ ये दोनों के बीच में वहाँ युद्ध छिड़ा और ये दोनों यहाँ लड़ गए। मतलब यूरोप में दोनों देशों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। उसका गुस्सा इन लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पे लगाया कि हम तुमको यहाँ व्यापार नहीं करने देंगे, यहाँ से तुमको हम किसी भी तरीके से हरा वरा के यहाँ से भगा देंगे। इनमें फिर से क्लैश हो जाता है। इसी तरह एक और युद्ध लड़ते हैं, कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी लड़ते हैं। ये दोस्तों जो लड़ा जाता है ये 1756 से ये 63 के बीच में लड़ा गया। अब जब कर्नाटक का तीसरा युद्ध इनके बीच लड़ा जाता है तो ये स्पेशली वहाँ फिर से वहीं पे हुआ। वहाँ पे यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चालू हो गया। 56 से मतलब 7 वर्षों का युद्ध वहाँ पे चालू हो गया। और ये दो कंपनीज यहाँ पे फिर से अपने संघर्ष स्थापित करने लगी थी। दोनों बहुत ज़्यादा संघर्ष हुई। तो जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ। अंततः जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला, इन दोनों ने लास्ट में एक युद्ध हुआ इनके बीच, वॉन्डी वॉस का युद्ध। आप लोगों को याद रखना है इनके बीच में दोस्तों 1759 ईस्वी में 1759 ईस्वी में वॉन्डी वॉस का युद्ध होता है। वॉन्डी वॉस का युद्ध होता है। वॉन्डी वॉस का युद्ध होता है। और इस वॉन्डी वॉस के युद्ध में जो फ्रांसीसी होते हैं वो हार जाते हैं ब्रिटिश से। फ्रांसीसी जो हैं वो हार जाते हैं वॉन्डी वॉस के युद्ध में ब्रिटिश से। और यहाँ से इनकी ताकत, इनकी सत्ता यहीं पे हो जाती है समाप्त। उसके बाद इनकी भी शक्ति भारत विच्छिन्न हो जाती है। फिर ये भी अपने देश लौट जाते हैं। यहाँ पे जब ये युद्ध जीत लेती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो यहाँ से इनकी जो शक्ति थी अब इनको रोकने वाला कोई बचा नहीं था जो इनको यहाँ पे अब, ठीक है, रोक पाता। तो यहाँ से इनकी जो स्थिति थी वो भारत में सुदृढ़ हो गई। इसके बाद, इससे पहले भी मैं बताऊंगा, प्लासी की युद्ध, बक्सर की युद्ध से जब ये जीत लेते हैं तो यहाँ पे इनका साम्राज्य स्थापित हो चुका होता था। बंगाल, अवध, उड़ीसा, ये सभी क्षेत्र इनके अंडर आ चुके होते थे और इनकी साम्राज्यवाद की नीति यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये वही ब्रिटिश है, ये वही अंग्रेज है, ठीक है। तो आई होप दोस्त आप लोगों को कैसा लगा ये आज का पहली क्लास हमारी यूरोपियन कंपनीज का भारत आगमन। भाई आपको क्या नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। क्लास कैसी लगी वो भी बता दीजिएगा। अप्रोच मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, जो भी डाउट है मेरे भाई आप सब लोग बता दीजिएगा। जो जो कमी, जो भी खूबी, जो भी आप सब कुछ बता दीजिएगा, ठीक है। कंटेंट कैसा लगा आप इसको जो पढ़ ले एक बार, फिर अपने आप मॉक टेस्ट में लगाइए। मेरे भाई मैं कसम खा के कहता हूँ आपके मॉक में इससे बाहर, इस टॉपिक से क्वेश्चन कोई नहीं जाएगा। आई प्रॉमिस यू, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं मेरे दोस्त आपका। तो वीडियो कैसी लगी मेरे भाई कमेंट में ज़रूर बताना। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से दोस्त देते रहिएगा। मैं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा, एकदम आसान, एकदम बच्चों वाली तरीक़ों से, ठीक है। कमेंट ज़रूर दोस्त करना, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्त, बाय।